नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, स्कूल ऑफ ट्रांसलेशन स्टडीज एंड ट्रेनिंग SOTST, पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन बांग्ला हिंदी ट्रांसलेशन PGCBHT, MTT 001 भारतीय भाषाओं में अनुवाद, खंड 1 भारत की भाषिक विविधता और अनुवाद का महत्व, इकाई 3 समाज भाषा विज्ञान और संस्कृति की दृष्टि से भारतीय भाषाओं की स्थिति। 3.0 उद्देश्य। इस इकाई का अध्ययन करने के बाद आप ये बता सकेंगे कि समाज भाषा विज्ञान क्या है, भाषा, समाज और संस्कृति में क्या संबंध है, भारतीय भाषाओं के बीच सांस्कृतिक एकता के सूत्र कौन से हैं, भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने वालों के पारिवारिक जीवन, रीति रिवाज आदि में अंतर के बावजूद समानताएं मौजूद हैं और इन समानताओं के चलते एक भारतीय भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करने में सुविधा रहती है। 3.1 प्रस्तावना। भाषा विज्ञान में हम भाषा की संरचना का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करते हैं। यहाँ भाषा से हमारा अभिप्राय किसी एक भाषा से नहीं है, बल्कि सभी भाषाओं से है। भाषाएं शब्दावली, ध्वनि और वाक्य संरचनाओं की दृष्टि से एक दूसरे से भिन्न हो सकती हैं, किंतु यह एक तथ्य है कि सभी भाषाओं में एक तरह की अंतर्निहित एकता होती है। इस एकता का आधार यह है कि किसी भाषा विशेष के संदर्भ में कही जाने वाली बातें वास्तव में सभी भाषाओं पर लागू होती हैं। उदाहरण के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भाषा व्यक्ति को वाक्यों के जरिए अपने विचार व्यक्त करने योग्य बनाती है। सभी भाषाओं में सभी वाक्यों में एक अथवा एक से अधिक शब्द होते हैं। भाषा के प्रत्येक वाक्य की एक निश्चित वाक्य संरचना होती है। 4. प्रत्येक भाषा में अर्थ और भाव को व्यक्त करने के लिए कुछ निश्चित संख्या में विशिष्ट ध्वनियों का इस्तेमाल किया जाता है। ये सभी कथन विश्व की सभी भाषाओं के संदर्भ में सही हैं। इसका अभिप्राय यह है कि मानव द्वारा बोली जाने वाली सभी भाषाओं में कुछ समान तत्व होते हैं। दूसरी ओर, ये भी सही है कि विश्व की सभी भाषाओं में समानताओं के बावजूद कुछ भिन्नताएं भी हैं। ये भिन्नताएं ही प्रत्येक भाषा को दूसरी भाषा से भिन्न और विशिष्ट बनाती हैं। विभिन्न भाषाओं में एक दूसरे से भिन्नता का एक प्रमुख कारण उन भाषाओं से जुड़ी संस्कृति होती है। भाषा और संस्कृति का अभिन्न संबंध होता है। संस्कृति से हमारा तात्पर्य लोगों के जीवन जीने के तरीके की विशेषताओं के समग्र रूप से है। इसलिए यूरोपीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति, अफ्रीकी संस्कृति आदि का उल्लेख किया जाता है। इसी तरह से यूरोपीय संस्कृति के भीतर ब्रिटिश संस्कृति, फ्रांसीसी संस्कृति आदि का उल्लेख किया जाता है। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत हिंदी भाषी क्षेत्रों की संस्कृति और तमिल भाषी संस्कृति के बीच अंतर की बात की जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रत्येक भाषा उस संस्कृति से भावात्मक रूप से जुड़ी होती है जिसमें उसका उद्गम हुआ होता है। इस इकाई में हम सामान्य भाषा विज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा के रूप में समाज भाषा विज्ञान विषय की प्रकृति के बारे में अध्ययन करेंगे। अपने इस अध्ययन से प्राप्त अंतर्दृष्टि का इस्तेमाल हम भारतीय भाषाओं में सांस्कृतिक निकटता और समानताओं एवं विभिन्नताओं के अध्ययन में कर सकेंगे। यहाँ हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि भारतीय भाषाएं मुख्य रूप से 2 भाषा परिवारों से संबंधित हैं। ये 2 भाषा परिवार हैं भारोपीय और द्रविड़ भाषा परिवार। भारत की क्लासिक भाषा संस्कृत और तथाकथित विदेशी भाषा अंग्रेजी का संबंध भी भारोपीय भाषा परिवार से ही है। इसमें कोई संदेह नहीं कि हिंदी, मराठी, गुजराती, पंजाबी, असमिया, बांग्ला और उड़िया जैसे भारोपीय परिवार की विभिन्न भारतीय भाषाएं एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। इसी प्रकार तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं अपने साझा उद्भव और अंशतः भौगोलिक निकटता के कारण एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। उदाहरण के लिए, सभी भारतीय भाषाओं में भारतीय मिथक, इतिहास और पुराणों में शामिल हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वर्तमान समय की भारतीय अंग्रेजी सहित सभी भारतीय भाषाओं के बीच एकता के सूत्र विद्यमान हैं। अन्य शब्दों में यह विविधता में एकता है। इन विचार बिंदुओं के आलोक में आइए सबसे पहले हम ये जानें कि समाज भाषा विज्ञान क्या है। 3.2 समाज भाषा विज्ञान क्या है? समाज भाषा विज्ञान भाषा और समाज की संरचना एवं कार्य प्रणाली के बीच परस्पर संबंध, अन्योन्याश्रित संबंध का अध्ययन है। डेविड क्रिस्टल, लैंग्वेज, प्रे 418, समाज को किसी देश अथवा क्षेत्र में रहने वाले लोगों के ऐसे समूह के रूप में भी परिभाषित किया जाता है जिनके साझे रीति रिवाज, कानून और व्यवस्थाएं हैं। इसलिए यूरोपीय समाज, भारतीय समाज, चीनी समाज आदि शब्द सुनने पढ़ने को मिलते हैं। उस समाज की भाषाओं में वहाँ के कार्यकलाप, सोच विचार, अनुभव, आकांक्षाएं, सुख दुख की अभिव्यक्ति का स्वरूप मौजूद रहता है। उसकी शब्दावली, कथन शैली, लहजा और भंगिमाएं उन लोगों के जीवन जीने, महसूस करने, अभिव्यक्त करने के तौर तरीकों से निर्मित होती है। कहा जा सकता है कि उस समाज की संस्कृति उस भाषा में अभिव्यक्ति पाती है। भाषा को अधिकांशतः व्यक्ति की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
उदाहरण के लिए, किसी भी प्रकार की दर्द होने पर कराहना, सिसकना, रोना अथवा दर्द के भाव को एक अथवा अधिक शब्दों में व्यक्त करना। भाषा के इस्तेमाल का एक अन्य उदाहरण सामाजिक परस्पर व्यवहार, सोशल इंटरैक्शन में भी पाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, जब हम भाषिक शिष्टाचार, जैसा कि ऊपर कहा गया है, भाषा का वैविध्य 3 पैरामीटरों पर निर्भर करता है: स्थान, समय और सामाजिक वर्ग। भौगोलिक क्षेत्र विशेष में एक ही भाषा में पाई जाने वाली विविधता को बोली कहते हैं। इतिहास के विभिन्न कालखंडों में एक ही भाषा के विभिन्न प्रकारों की ऐतिहासिक भाषा विज्ञान में चर्चा की जाती है। सामाजिक वर्ग पर आधारित भाषा वैविध्य को प्रयुक्ति कहते हैं। उदाहरण के लिए, वकीलों, डॉक्टरों, वैज्ञानिकों आदि द्वारा बोली जाने वाली अंग्रेजी विभिन्न प्रकार की प्रयुक्तियां हैं। 3.2.1 समाज। समाज शब्द को लोगों के एक ऐसे बड़े समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो व्यवस्थित ढंग से साथ मिलकर रहते हैं। यह निर्णय लेते हैं कि कार्य किस प्रकार किया जाए और किए जाने वाले कार्य को वे परस्पर मिल बांट कर करते हैं। समाज को किसी भूभाग, देश अथवा इलाके विशेष में रहने वाले सभी लोगों के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। इन परिभाषाओं में ये बिल्कुल स्पष्ट है कि समाज का एकीकृत चरित्र होता है। भले ही समाज विभिन्न लोगों से मिलकर बनता है, किंतु उसकी कुछ समान विशेषताएं और अविभाज्य उद्देश्य लक्ष्य होते हैं। निम्नलिखित वाक्यांशों को देखिए। वर्गहीन समाज, बहुसांस्कृतिक समाज, पूंजीवादी समाज, सभ्य समाज, औद्योगिक समाज, कृषक समाज। ऊपर दिए गए सभी वाक्यांशों के अलग अलग अर्थ हैं। वर्गहीन समाज लोगों का वो समूह है जो वित्तीय स्थिति के आधार पर समानतावादी हैं। एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के उस बड़े समूह को बहुसांस्कृतिक समाज कहा जा सकता है, जिसमें धर्म, भाषा, रीति रिवाज आदि अनेक सांस्कृतिक स्तरों पर भिन्नता हो। पूंजीवादी समाज में पूंजी शक्तिशाली होती है और पूंजी का उद्योगों में निवेश किया जाता है। सभ्य समाज वह है जिसमें सभ्यता का विकास हो चुका है और उस समाज के लोग अपनी बर्बर प्रकृति का परित्याग कर चुके हैं। औद्योगिक समाज उद्योगों पर आधारित समाज है। इसमें लोग अपने जीवनयापन के लिए उद्योगों पर निर्भर रहते हैं। वहीं कृषक समाज मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर रहता है। इन सभी प्रकार के समाजों में उल्लेखनीय तथ्य ये है कि प्रत्येक समाज की अपनी कुछ सामान्य विशेषताएं होती हैं जो उसकी अन्य समाजों के सदस्यों से अलग पहचान बनाती हैं। 3.2.2 भाषा। अमेरिकी भाषा वैज्ञानिक एडवर्ड सपीर ने कहा है, भाषा स्वैच्छिक रूप से बनाए गए प्रतीकों की व्यवस्था के माध्यम से विचारों, भावों और इच्छाओं को संप्रेषित करने की विशुद्ध रूप से मानवीय और गैर नैसर्गिक पद्धति है। Language is a purely human and non-instinctive method of communicating ideas, emotions and desires by means a system of voluntarily produced symbols। सपीर की इस परिभाषा में प्रयुक्त प्रतीक शब्द पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि भाषा मुख्यतः श्रवणीय है, अर्थात वो सुनी जाती है। इसका यह अर्थ है कि भाषा संकेत भाषा के विपरीत होती है और मुख्य रूप से बोलने का विषय है। भाषा को बोलते समय श्रवण प्रतीक के रूप में जो ध्वनियां हम निकालते हैं वे लिखित भाषा में दृश्य प्रतीकों में रूपांतरित हो जाती हैं, अर्थात श्रवण प्रतीकों को हम वर्णमाला के अक्षरों, लिखित भाषा में परिवर्तित कर देते हैं। सपीर द्वारा दी गई इस परिभाषा में संप्रेषण शब्द भी प्रमुख है। संप्रेषण का अर्थ है वक्ता से श्रोता को और लेखक से पाठक को विचारों आदि का अंतरण। इस परिभाषा में प्रयुक्त मानव शब्द भी एक अन्य महत्वपूर्ण शब्द है। इसका अभिप्राय है कि हालांकि जानवरों की भी अपनी भाषा होती है, लेकिन वह भाषा की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आती है। भाषा इस अर्थ में गैर नैसर्गिक है कि हम सचेत होकर बोलते हैं। दर्द की वजह से सहज कराहने की आवाज़ को भाषा नहीं कहा जा सकता। हम भाषा के जरिए क्या संप्रेषित करते हैं? विचार, भाव और इच्छाएं। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। एक निस्संदेह लोकतंत्र सरकार का सर्वोत्तम रूप है। 2. मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। 3. क्या आप मुझे एक कप कॉफ़ी दे सकते हैं? उपर्युक्त तीनों वाक्यों में हिंदी भाषा की शब्दावली और वाक्य संरचना का प्रयोग करते हुए क्रमशः विचार, भावना और इच्छा को व्यक्त किया गया है। रूसी, चीनी, अंग्रेजी आदि अन्य भाषाओं की शब्दावली और वाक्य संरचनाओं का इस्तेमाल करते हुए उनमें भी कमोबेश परिवर्तन के साथ इसी प्रकार के विचार व्यक्त किए जा सकते हैं। बोलियां। बोली को आमतौर पर किसी भौगोलिक क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा के रूप में परिभाषित किया जाता है, जहां बड़े क्षेत्र में एक ही भाषा बोली जाती है। वैसे हम थोड़े से भिन्न अर्थ में सामाजिक बोलियां शब्द का भी इस्तेमाल करते हैं। इसका अर्थ है विभिन्न सामाजिक वर्गों द्वारा बोली जाने वाली भाषा विशेष के विभिन्न प्रकार। यह वर्ग कई आधारों पर वर्गीकृत किए जा सकते हैं, जैसे व्यवसाय के आधार पर, शिक्षा के आधार पर, आर्थिक हैसियत के आधार पर। भाषा का विस्तार जितना अधिक होगा, उसके बोली रूपों में भी उतना ही वैविध्य देखने को मिलेगा। निज भाषाएं। जैसा कि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है कि किसी क्षेत्र विशेष या सामाजिक समूह विशेष की भाषा के विशिष्ट रूप को बोली कहते हैं।
आपके मन में ये प्रश्न उभर सकता है कि क्या एक ही भौगोलिक क्षेत्र के निवासियों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा भी एक समान होती है? इसका स्वाभाविक सा उत्तर है नहीं। ये संभव है कि वहाँ के प्रत्येक व्यक्ति की बोलने की आदतों में व्यक्तिगत विशेषताएं हों। ये व्यक्तिगत विशेषताएं ही व्यक्ति विशेष की निज भाषा बनती है। बोली शब्द का प्रयोग दो अर्थों में किया जाता है, किसी भाषा की डायलेक्ट के अर्थ में और भाषा के प्रत्येक प्रयोक्ता की व्यक्तिगत बोली के अर्थ में। 3.2.3 संस्कृति। संस्कृति को किसी समाज विशेष के लोगों द्वारा व्यवहृत एवं स्वीकृत विश्वासों, जीवन शैली, कला और रीति रिवाजों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। किसी समाज की संस्कृति कई कारकों से बनती है। इन कारकों में लोगों की भौगोलिक परिस्थितियों जिनमें वे जीवन यापन करते हैं, उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा, उनकी कलाओं, उनके साहित्य, परिवारों के सदस्यों और विभिन्न परिवारों के बीच अंतर्संबंध शामिल हैं। लोग अपने परिवारों से इतर व्यापक समाज के सदस्यों के साथ भी परस्पर संपर्क में आते हैं। इस प्रकार के परस्पर व्यवहार में कुछ निश्चित मूल्यों को स्वीकार किया जाता है, उन्हें अपनाया जाता है और उनका पालन किया जाता है। ये मूल्य प्रतिमान नॉर्म्स बन जाते हैं जिनका अनुसरण लोगों की भावी पीढ़ियां करती हैं। सभी व्यक्तियों का संबंध कुछ निश्चित नृजातीय समूहों से होता है। व्यक्तिगत भाषाई अस्मिता का मुद्दा नृजातीयता एवं राष्ट्रीयता के प्रश्नों से जुड़ा है। नृजातीय अस्मिता क्या है? ये उस समूह के प्रति निष्ठा है जिससे किसी व्यक्ति के पैतृक संबंध होते हैं। नृजातीय समूह की संस्कृति पर उसकी भाषा की गहरी छाप होती है। नृजातीय तादात्म्य का राष्ट्रीय अस्मिता से गहरा संबंध है। जब लोगों के समूह को अपनी नृजातीय और सांस्कृतिक अस्मिताओं के बारे में बोध हो जाता है तो वे अपनी उस पहचान को सुरक्षित और सुदृढ़ करना चाहते हैं। यह अक्सर राजनीतिक मान्यता की इच्छा का रूप भी ले लेता है। किसी जन समुदाय अथवा समाज की सांस्कृतिक अस्मिता काफ़ी हद तक परंपरागत रीति रिवाजों, सामूहिक अनुभूतियों, विचारों, जीवन व्यवहारों, अनुष्ठानों, सामाजिक संस्थाओं आदि पर निर्भर करती है। इसके साथ ही समूह द्वारा बोली जाने वाली आम भाषा समूह की सांस्कृतिक विशिष्टताओं को कायम रखती है। जब वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो उनकी संस्कृति के साथ साथ उनका प्रतिनिधित्व करने वाली भाषाएं एक दूसरे में घुल मिल जाती है। मानव जीवन के दो पक्षों को हमेशा ध्यान में रखा जाना चाहिए। इनमें से एक है समूह अर्थात परिवार, गांव, शहर अथवा राष्ट्र आदि के अन्य सदस्यों के साथ व्यक्ति के बर्ताव का तरीका, और दूसरा है उसका अपना मन मस्तिष्क। बाहरी विश्व से अर्जित अनुभव हमेशा आंतरिक सोच, विचार शक्ति का स्रोत होता है, और जब व्यक्ति अपने विचारों की आंतरिक प्रक्रियाओं के साथ अपने सामाजिक अनुभवों को जोड़ते हैं तो ये सोच साहित्यिक रचनाओं के रूप में उभरती है। ये साहित्यिक रचना लोक साहित्य की मौखिक परंपरा की भी हो सकती है और लिखित भी। वस्तुतः लोगों की सांस्कृतिक विशिष्टताओं के गुणों को पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका समूह के लोक साहित्य, आम लोगों द्वारा विभिन्न अवसरों पर गाए जाने वाले लयबद्ध गीतों आदि का विवेचन करना हो सकता है, क्योंकि ये जीवनानुभवों से स्वतःस्फूर्त होते हैं। सामाजिक समूह की भाषा और संस्कृति लोक साहित्य, लोकगीतों में संचित रहती है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को विरासत के रूप में सहज ही प्राप्त होती रहती है। 3.3 भारतीय भाषाओं के बीच सांस्कृतिक निकटता। 3.3.1 अनेकता में एकता। इकाई 1 में आप पढ़ चुके हैं कि भारत की भाषाएं मुख्य रूप से दो भाषा परिवारों से संबंधित हैं। ये हैं भारोपीय और द्रविड़ भाषा परिवार। भारत की क्लासिक भाषा संस्कृत में विरचित ग्रंथ सभी आधुनिक भारतीय भाषाओं में साहित्यिक रचनाओं के आधार रहे हैं। प्राचीन महाकाव्य, रामायण और महाभारत सभी भारतीय भाषाओं में बार बार अनुदित होते रहे हैं। इसके अलावा इन महाकाव्यों के पात्र और इन रचनाओं के उपाख्यान सभी भाषाओं में मौलिक लेखन के भी आधार रहे हैं। भारत की अनेक भाषाएं अपनी शब्दावली और संरचना की दृष्टि से पर्याप्त भिन्न हैं, लेकिन इन्होंने एक दूसरे को काफ़ी प्रभावित किया है। इनमें कुछ सामान्य विशेषताएं समाहित हैं। भौगोलिक दृष्टि से भारतीय भाषाएं 6 अलग अलग क्षेत्रों से संबंधित हैं। ये क्षेत्र हैं: 1. पूर्वी असमिया, बांग्ला, उड़िया। 2. पश्चिमी मराठी, गुजराती। 3. उत्तर पश्चिमी पंजाबी, कश्मीरी। 4. केंद्रीय और ऊपरी भारत, हिंदी। 5. दक्षिण तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। 6. उत्तर पूर्व मिज़ो, मणिपुरी, खासी, बोडो, अंगामी आदि। सिंधी और उर्दू भाषाओं का कोई विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र नहीं है, ये एक से अधिक राज्यों में बोली जाती हैं। हालांकि प्रमुख भाषाओं के आधार पर राज्यों का सीमांकन किया गया, लेकिन सभी राज्य बहुभाषी हैं और उनमें कुछ अल्पसंख्यक भाषाएं भी हैं। 3.3.2 संपर्क भाषा। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में हिंदी का भारत की राजभाषा के रूप में और विभिन्न आर्य भाषाओं को बोलने वालों के बीच सर्वाधिक स्वाभाविक अंतरप्रांतीय संपर्क की भाषा के रूप में प्रमुख स्थान है। विशेष रूप से उर्दू, पंजाबी और गुजराती भाषाएं हिंदी के काफ़ी नज़दीक है। दक्षिण भारत के चेन्नई, तिरुवनंतपुरम और बंगलुरु जैसे प्रमुख शहरों में भी हिंदी बोलने का कार्यसाधक ज्ञान सामान्य है।
इसलिए हिंदी को भारत की संपर्क भाषा भी कहा जाता है। औपनिवेशिक शासनकाल के दौरान भारत पर थोपी गई अंग्रेजी भाषा भारत में प्रभावी संपर्क भाषा के रूप में काम कर रही है। अंग्रेजी की मूल शब्दावली विशेष रूप से फर्नीचर, बर्तन, औजार आदि जैसी आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली चीज़ों से संबंधित शब्द सभी भारतीय भाषाओं से गृहीत हैं। प्राचीन काल में संस्कृत भाषा पारस्परिक संपर्क का आधार रही है और पूरे देश में पंडितों और कुलीन वर्ग, श्रेष्ठ जनों की माध्यम भाषा रही है। उस समय संस्कृत भाषा भारतीय ज्ञान एवं रचनाशीलता का सर्वाधिक सशक्त माध्यम थी और यह भारत की सभ्यता एवं इतिहास की शुरुआत से ही एकीकरण का आधार बनी थी। इसकी मौखिक परंपरा में भारतीय मेधा सदियों तक संचित रही। संस्कृत भाषा को आर्य भारत की भाषाओं का मूल स्रोत कहा जा सकता है। आर्य भारत की भाषाएं इसी संस्कृत भाषा से प्रस्फुटित हुई। इनकी शब्दावली और रूप रचनाएं संस्कृत से निष्पन्न हैं। इसके अलावा अपनी पर्याप्त भिन्न रूपात्मक प्रणाली के बावजूद द्रविड़ भाषाएं, संभवतः तमिल को छोड़कर, शब्दावली और ध्वनि विज्ञान के आधार पर संस्कृत भाषा की ऋणी हैं। इस संदर्भ में यही कहा जा सकता है कि भारत की ऐसी कोई भी उल्लेखनीय भाषा अथवा साहित्य नहीं है जिस पर संस्कृत और उसमें विरचित महान ग्रंथों की छाप न पड़ी हो या वो संस्कृत से प्रभावित न रही हो। वास्तविकता यह है कि संस्कृत की सहायता के बिना परंपरागत भारतीय संस्कृति को भली प्रकार से समझा नहीं जा सकता। विदेशी प्रभाव के संदर्भ में भी भारतीय भाषाओं में पर्याप्त एकता नजर आती है। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान भारत की सभी भाषाओं पर अंग्रेजी का काफ़ी प्रभाव पड़ा। कोलकाता और चेन्नई इस प्रभाव के मुख्य केंद्र थे। इस अवधि के दौरान सभी भारतीय भाषाओं में अंग्रेजी शब्दों का व्यापक प्रभाव पड़ा। उत्तर भारतीय भाषाओं के साथ साथ दक्षिण भारतीय भाषाओं पर भी अरबी और फारसी भाषाओं का प्रभाव नजर आता है। केरल तट के खाड़ी के देशों के साथ प्राचीन काल से ही व्यापारिक संबंध रहे हैं। परिणामस्वरूप मलयालम भाषा पर अरबी भाषा का व्यापक प्रभाव पड़ा। इसी प्रकार का प्रभाव मुगल शासनकाल के दौरान उत्तर भारत की भारतीय भाषाओं पर भी पड़ा। बाइबल के अनुवादों का भी भारतीय भाषाओं पर प्रभाव पड़ा। उनमें विदेशी भाषाओं की शब्दावली आई। 3.3.3 भारत एक भौगोलिक सांस्कृतिक इकाई। भारत प्राचीन काल से एक भौगोलिक सांस्कृतिक इकाई के रूप में अपनी पहचान बनाए हुए है। भारत अनेक जातियों, समुदायों, धर्मों, भाषाओं और प्राकृतिक विविधता का देश रहा है। भारत भले ही हमेशा से एकल राजनीतिक इकाई न रहा हो, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि इसका प्राचीन काल से ही भौगोलिक सांस्कृतिक अस्तित्व है। लोगों के मन मस्तिष्क में भारत की अवधारणा युग युगों से विद्यमान है। हिमालय से लेकर कन्याकुमारी और बंगाल की खाड़ी से लेकर अरब सागर तक फैला ये भूभाग यूरोपीय लोगों के लिए आश्चर्य एवं अन्वेषण का विषय रहा है। यूरोपीय लोगों के मन में ये धारणा है कि भारत हमेशा अद्वितीय स्थल रहा है और पश्चिम की पीढ़ियों की साहित्यिक कृतियों के लेखकों में ये कुतूहल और जिज्ञासा का विषय रहा है। प्रश्न है, भारतीय संस्कृति का भारतीय भाषाओं से क्या संबंध है? हम चर्चा कर चुके हैं कि भारत में आजकल बोली जाने वाली भाषाओं का संबंध मुख्य रूप से दो भाषा परिवारों से है। ये दो भाषा परिवार हैं, एक भारोपीय भाषा परिवार और दो द्रविड़ भाषा परिवार। ये भी चर्चा की जा चुकी है कि भारत की हजारों वर्ष से चली आ रही क्लासिक भाषा संस्कृत है। हालांकि आज ये जीवन व्यवहार की भाषा के रूप में प्रयुक्त नहीं होती है, किंतु ज्ञान की भाषा के रूप में आज भी इसका महत्व कम नहीं हुआ है। भारतीय संस्कृति के साहित्यिक और सांस्कृतिक क्लासिक ग्रंथ इसी भाषा में लिखे गए हैं। वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत आदि साहित्यिक रचनाओं की लंबी परंपरा संस्कृत भाषा में है। भारतीय संस्कृति का कोई भी अध्येता संस्कृत भाषा को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। भारत की अन्य क्लासिक भाषा तमिल भी काफ़ी प्राचीन भाषा है। तिरुक्कुरल और टोलकॉपियम जैसे क्लासिक ग्रंथ तमिल भाषा में हैं। निस्संदेह ये महान संस्कृति के कोश है। संस्कृत के आदि काव्य रामायण और महाभारत भारतीय जातीय स्मृति के वाहक महाआख्यान हैं, जिनकी परंपरा लगभग सभी भारतीय भाषाओं में चली आई है। इन भाषाओं की श्रेष्ठतम रचनाओं ने अपने जातीय मिथकों की पुनर्प्रस्तुति की है। भक्ति साहित्य के रूप में रचित इस काव्य ने प्राचीन और मध्यकालीन सामाजिक सांस्कृतिक जीवन की दिशा निर्धारित की। अद्वैत वेदांत और भक्ति परंपरा ने सभी भारतीय भाषाओं को न केवल मानवीय जीवन मूल्य प्रदान किए बल्कि भाषाई विविधता की शब्दावली को एकता के सूत्र में भी पिरोया। भारत के इतिहास में कई विदेशी अन्य भाषाएं भी भारत के सांस्कृतिक परिदृश्य में उभरी। इन भाषाओं में अरबी, फारसी, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, अंग्रेजी आदि शामिल हैं। भारत में मुसलमानों के आगमन से यहाँ अरबी और फारसी भाषाएं आई, जबकि भारत के उपनिवेश बनने की वजह से यहाँ यूरोपीय भाषाओं का भी आगमन हुआ। ये भाषाएं अपने साथ अपने वहाँ की अद्वितीय और महत्वपूर्ण संस्कृतियाँ भी लाई, जो कालांतर में प्राचीन भारतीय संस्कृति में घुल मिल गई। अब ये संस्कृति अपनी विविधता की बहुरंगी छटा बिखरती रहती है। 3.3.4 संस्कृत और भारतीय भाषाएं। भारत की भाषाओं में संस्कृत भाषा का देश में सर्वप्रमुख स्थान है। भारोपीय भाषा परिवार से संबंधित यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण भाषा है। आज भले ही कुछ लोग संस्कृत को मृत भाषा समझते हों,
किंतु यह इस अर्थ में जीवित, सक्रिय भाषा है कि ये देश की क्षेत्रीय भाषाओं के साहित्य को घोषित करती रहती है। वैसे यहाँ मृत भाषा शब्द में निहित अर्थ को स्पष्ट करना भी अनुचित न होगा। मृत भाषा वह होती है जो किसी भी समूह की मातृभाषा नहीं होती और लोगों द्वारा न तो अब बोली जाती हैं और न ही रोजमर्रा के आपसी व्यवहार में उसका प्रयोग किया जाता है। एक विषय के रूप में भाषाशास्त्र, फिलॉलजी, तुलनात्मक ऐतिहासिक भाषाशास्त्र का विकास यूरोपीय भारत विद्याशास्त्रियों द्वारा संस्कृत की खोज के कारण हुआ। विद्वानों ने यूनानी, लैटिन, अंग्रेजी, जर्मन और फ्रांसीसी जैसी यूरोपीय भाषाओं के साथ साथ संस्कृत के अनेक सजातीय कॉग्नेट्स का पता लगाया। भारत की लगभग सभी भाषाओं पर शब्दावली के स्तर पर संस्कृत का बहुत गहरा प्रभाव है। कई भारतीय भाषाओं में संस्कृत के शब्द तत्सम, बिना किसी परिवर्तन के बोले जाने वाले शब्द, अथवा तद्भव, थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ बोले जाने वाले ग्राही भाषा के लिए उपयुक्त रूप में शामिल हैं। संस्कृत में लिखी गई महान साहित्यिक रचनाएं पूरे भारत की साझी विरासत हैं। वेदों, उपनिषदों, पुराणों, काव्यों और नाटकों के सभी भारतीय भाषाओं में भावानुवाद हुए हैं। उदाहरण के लिए हिंदी में रामचरितमानस, तमिल में कंब रामायण, मलयालम में अध्यात्म रामायण आदि उल्लेखनीय हैं। ये अनुवाद मात्र न होकर पुनः सृजन है। वेदव्यास विरचित महाभारत का भी सभी भारतीय भाषाओं में गद्यानुवाद अथवा पद्यानुवाद हुआ है। कालिदास, भवभूति आदि महान संस्कृत कवियों और नाटककारों की रचनाओं के भी भारत की सभी क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद हुए हैं। उल्लेखनीय है कि कुछ लक्ष्य भाषाओं में एक ही रचना के कई अनुवाद हुए हैं। उदाहरण के लिए भारत के दक्षिण पश्चिमी भाग में बोली जाने वाली मलयालम भाषा में कालिदास के अभिज्ञानशाकुंतलम के लगभग 15 अनुवाद हुए हैं। संस्कृत के श्रेणीय ग्रंथ भारत की क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद के रूप में तो उपलब्ध हुए ही, ये ग्रंथ मूल लेखन कार्य के स्रोत भी रहे हैं। राम और सीता की कथाएं, महाभारत में अर्जुन, भीम, कर्ण आदि की कथाओं को खंडकाव्यों, महाकाव्यों और उपन्यासों के लिए विभिन्न भारतीय भाषाओं में आधार सामग्री के रूप में इस्तेमाल में लाया गया है। भारत की क्षेत्रीय भाषाओं में संस्कृत के प्रयोग का अन्य क्षेत्र वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली है। तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्र की पश्चिमी पारिभाषिक शब्दावली के भारतीय भाषाओं में पर्याय निर्धारित करते हुए अक्सर संस्कृत का आश्रय लिया जाता है। 3.3.4 अरबी, फारसी और उर्दू भाषाएं। इस्लाम के आगमन के साथ अरबी फारसी भाषाएं भारत में आईं। अरबी धर्म संबंधी अध्ययन की भाषा के रूप में और फारसी राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित हुई। भारत के मुगल शासकों ने फारसी को राजदरबार की भाषा बनाया था। भारत की अन्य क्लासिक भाषा तमिल भी काफ़ी प्राचीन भाषा है। तिरुक्कुरल और टोलकॉपियम जैसे क्लासिक ग्रंथ तमिल भाषा में हैं। निस्संदेह ये महान संस्कृति के कोश है। संस्कृत के आदि काव्य रामायण और महाभारत भारतीय जातीय स्मृति के वाहक महाआख्यान हैं, जिनकी परंपरा लगभग सभी भारतीय भाषाओं में चली आई है। इन भाषाओं की श्रेष्ठतम रचनाओं ने अपने जातीय मिथकों की पुनर्प्रस्तुति की है। भक्ति साहित्य के रूप में रचित इस काव्य ने प्राचीन और मध्यकालीन सामाजिक सांस्कृतिक जीवन की दिशा निर्धारित की। अद्वैत वेदांत और भक्ति परंपरा ने सभी भारतीय भाषाओं को न केवल मानवीय जीवन मूल्य प्रदान किए बल्कि भाषाई विविधता की शब्दावली को एकता के सूत्र में भी पिरोया। भारत के इतिहास में कई विदेशी अन्य भाषाएं भी भारत के सांस्कृतिक परिदृश्य में उभरी। इन भाषाओं में अरबी, फारसी, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, अंग्रेजी आदि शामिल हैं। भारत में मुसलमानों के आगमन से यहाँ अरबी और फारसी भाषाएं आईं, जबकि भारत के उपनिवेश बनने की वजह से यहाँ यूरोपीय भाषाओं का भी आगमन हुआ। ये भाषाएं अपने साथ अपने वहाँ की अद्वितीय और महत्वपूर्ण संस्कृतियाँ भी लाई, जो कालांतर में प्राचीन भारतीय संस्कृति में घुल मिल गई। अब ये संस्कृति अपनी विविधता की बहुरंगी छटा बिखरती रहती है। 3.3.4 संस्कृत और भारतीय भाषाएं। भारत की भाषाओं में संस्कृत भाषा का देश में सर्वप्रमुख स्थान है। भारोपीय भाषा परिवार से संबंधित यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण भाषा है। आज भले ही कुछ लोग संस्कृत को मृत भाषा समझते हों, किंतु यह इस अर्थ में जीवित, सक्रिय भाषा है कि ये देश की क्षेत्रीय भाषाओं के साहित्य को घोषित करती रहती है। वैसे यहाँ मृत भाषा शब्द में निहित अर्थ को स्पष्ट करना भी अनुचित न होगा। मृत भाषा वह होती है जो किसी भी समूह की मातृभाषा नहीं होती और लोगों द्वारा न तो अब बोली जाती हैं और न ही रोजमर्रा के आपसी व्यवहार में उसका प्रयोग किया जाता है। एक विषय के रूप में भाषाशास्त्र, फिलॉलजी, तुलनात्मक ऐतिहासिक भाषाशास्त्र का विकास यूरोपीय भारत विद्याशास्त्रियों द्वारा संस्कृत की खोज के कारण हुआ। विद्वानों ने यूनानी, लैटिन, अंग्रेजी, जर्मन और फ्रांसीसी जैसी यूरोपीय भाषाओं के साथ साथ संस्कृत के अनेक सजातीय कॉग्नेट्स का पता लगाया। भारत की लगभग सभी भाषाओं पर शब्दावली के स्तर पर संस्कृत का बहुत गहरा प्रभाव है। कई भारतीय भाषाओं में संस्कृत के शब्द तत्सम, बिना किसी परिवर्तन के बोले जाने वाले शब्द, अथवा तद्भव, थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ बोले जाने वाले ग्राही भाषा के लिए उपयुक्त रूप में शामिल हैं।
संस्कृत में लिखी गई महान साहित्यिक रचनाएं पूरे भारत की साझी विरासत हैं। वेदों, उपनिषदों, पुराणों, काव्यों और नाटकों के सभी भारतीय भाषाओं में भावानुवाद हुए हैं। उदाहरण के लिए हिंदी में रामचरितमानस, तमिल में कंब रामायण, मलयालम में अध्यात्म रामायण आदि उल्लेखनीय हैं। ये अनुवाद मात्र न होकर पुनः सृजन है। वेदव्यास विरचित महाभारत का भी सभी भारतीय भाषाओं में गद्यानुवाद अथवा पद्यानुवाद हुआ है। कालिदास, भवभूति आदि महान संस्कृत कवियों और नाटककारों की रचनाओं के भी भारत की सभी क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद हुए हैं। उल्लेखनीय है कि कुछ लक्ष्य भाषाओं में एक ही रचना के कई अनुवाद हुए हैं। उदाहरण के लिए भारत के दक्षिण पश्चिमी भाग में बोली जाने वाली मलयालम भाषा में कालिदास के अभिज्ञानशाकुंतलम के लगभग 15 अनुवाद हुए हैं। संस्कृत के श्रेणीय ग्रंथ भारत की क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद के रूप में तो उपलब्ध हुए ही, ये ग्रंथ मूल लेखन कार्य के स्रोत भी रहे हैं। राम और सीता की कथाएं, महाभारत में अर्जुन, भीम, कर्ण आदि की कथाओं को खंडकाव्यों, महाकाव्यों और उपन्यासों के लिए विभिन्न भारतीय भाषाओं में आधार सामग्री के रूप में इस्तेमाल में लाया गया है। भारत की क्षेत्रीय भाषाओं में संस्कृत के प्रयोग का अन्य क्षेत्र वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली है। तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्र की पश्चिमी पारिभाषिक शब्दावली के भारतीय भाषाओं में पर्याय निर्धारित करते हुए अक्सर संस्कृत का आश्रय लिया जाता है। 3.3.4 अरबी, फारसी और उर्दू भाषाएं। इस्लाम के आगमन के साथ अरबी फारसी भाषाएं भारत में आईं। अरबी धर्म संबंधी अध्ययन की भाषा के रूप में और फारसी राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित हुई। भारत के मुगल शासकों ने फारसी को राजदरबार की भाषा बनाया था। अरबी भाषा मूल रूप से जसीरुत उल अरब नामक प्रायद्वीप के उत्तरी भाग में बोली जाने वाली भाषा थी। अब यह विश्व की महत्वपूर्ण भाषाओं में से एक है। बोलने वाले लोगों के भौगोलिक विस्तार की दृष्टि से देखा जाए तो यह भाषा पूर्व में ईरान के पठार से लेकर पश्चिम में अटलांटिक के अफ्रीकी तटवर्ती क्षेत्र तक, उत्तर में एशिया माइनर के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर दक्षिण में अफ्रीका महाद्वीप के मध्य तक फैली हुई है। विश्व की अधिकांश भाषाओं ने अरबी भाषा के अनेक शब्दों को ग्रहण किया है। अंग्रेजी के राइस, कट, कॉटन, कॉर्नर, क्रो, हायर, एरैक, ओपियम आदि शब्द अरबी भाषा से लिए हुए शब्द हैं। भारत की अधिकांश भाषाओं ने भी अरबी के अनेक शब्दों को ग्रहण किया गया है। उदाहरण के लिए पिन्हानम, छुरी कांटा, खीसा, जेब, जब्बा, पुरुषों की कमीज, दलाल, मुंसिफ, वकील, वकालत, तालुक, तहसीलन, मालिक, कत्ल, मुख्तियार, रमज़ान, सलाम, निकाह आदि शब्द मूलतः अरबी के शब्द हैं। ये सभी शब्द कई भारतीय भाषाओं में मिलते हैं। फारसी भाषा 350-330 ईस्वी पूर्व के दौरान ईरान पर शासन करने वाले फारसी लोगों की भाषा थी। ये भारत ईरानी समूह की भाषाओं से संबंधित है। यही कारण है कि प्राचीन फारसी और प्राचीन संस्कृत के बीच एक हद तक शब्दावली की समानता है। अरबी फारसी का अध्ययन और प्रसार भारतीय समाज में व्यापक रूप से हुआ। ये फारसी साम्राज्य की भाषा बन गई और प्राचीन काल में पूर्व में अविभाजित भारत की सीमाओं से लेकर उत्तर में रूस, फारस की खाड़ी के दक्षिणी तटों से लेकर दक्षिण में मिस्र और पश्चिम में भूमध्य सागर तक के भौगोलिक क्षेत्र में बोली जाती थी। फारसी प्रमुख रूप से ईरान, अफगानिस्तान, तजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के कुछ हिस्सों में बोली जाती है। ब्रिटिश शासकों के फारसी पर प्रतिबंध लगाने से पूर्व ये भारत के कई राजाओं के राजदरबार की भाषा थी। समाज में इसका सम्मान था। पढ़े लिखे व्यक्ति की पहचान अरबी फारसी के आलिम फाजिल के रूप में होती थी। फारसी में भारतीयों ने साहित्य रचनाएं भी की थीं। भारतीय भाषाओं में फारसी की बड़ी तादाद में शब्दावली मौजूद है। उर्दू आधुनिक भारतीय भाषाओं में प्रमुख भाषा है, जिसका उद्भव और विकास व्यापार संबंधों, सांस्कृतिक आदान प्रदान, लोगों के आवागमन और सैन्य अभियानों के कारण 10वीं शताब्दी के शुरू में भारत में सांस्कृतिक संश्लेषण के परिणामस्वरूप हुआ। उर्दू की व्याकरणिक संरचना पूरी तरह से पश्चिमी शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित खड़ी बोली पर आधारित है, किंतु इसकी शब्दावली, मुहावरे और अधिकांश साहित्यिक परंपरा के स्रोत मध्य एशिया, तुर्की और फारस के हैं। मुसलमानों के आगमन के बाद भारत में सामाजिक राजनीतिक परिवर्तनों से क्रमशः सामासिक मिश्रित संस्कृति विकसित हुई, जिसके परिणामस्वरूप आगे चलकर उर्दू नामक भाषा विकसित हुई। मुगलों के सिपाहियों में और बाजार में प्रचलित हिंदी और फारसी का यह मिला जुला रूप रेख्ता अथवा उर्दू कहलाया। धीरे धीरे उर्दू आम शहरी जनता के बीच प्रचलित हुई। समय के साथ साथ यह उत्तर से पश्चिम में, दक्षिण में और पूर्व में पहुंची। हिंदी और उर्दू की संरचनात्मक विशेषताओं के संदर्भ में इन दोनों भाषाओं में अंतर करना बड़ा कठिन है। इन दोनों भाषाओं की भाषाई संरचना कमोबेश एक समान है, किंतु इनकी साहित्यिक परंपराओं में भिन्नता है। जनभाषा के रूप में उर्दू की भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में स्थिति अलग अलग है। इसे बांग्लादेश में भी काफ़ी लोग बोल सकते हैं। इसके अलावा वे उर्दू के देशी रूप और शब्दावली को भी समझ सकते हैं। 3.4 पारिवारिक जीवन, रीति रिवाज, अनुष्ठान और शिष्टाचार और भाषा।
परिवार सामाजिक जीवन की प्राथमिक और सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। भारतीय भाषाओं और भारतीय संस्कृति की विविधता के भीतर निहित एकता को समझने के लिए यहाँ के पारिवारिक जीवन, लोगों के सोचने महसूस करने के तरीके, रीति रिवाजों, अनुष्ठानों, कलात्मक अभिव्यक्तियों और सामाजिक शिष्टाचार पर गौर करना होगा। भारत के विभिन्न भाषाई क्षेत्रों की पारिवारिक बनावट में काफ़ी अंतर है। दक्षिण में, विशेष रूप से केरल में, कई समुदायों में मातृसत्तात्मक व्यवस्था की परंपरा रही है। उत्तर पूर्व की कुछ जनजातियों में भी ऐसी व्यवस्था है। आंध्र प्रदेश के कई समुदायों में लड़कियों का अपने मामा से विवाह करने का और कई समुदायों में लड़कों का अपने मामा की बेटी से विवाह करने का रिवाज भी रहा है। किंतु ऐसी अनेक विविधताओं के बावजूद भारतीय परिवार व्यवस्था में काफ़ी समानता रही है। संयुक्त परिवारों का प्रचलन अभी कुछ समय पहले तक रहा है। रिश्तों नातों की निकटता न केवल भाषा में मौजूद रिश्ते नाते की शब्दावली में, बल्कि रीति रिवाजों, विवाहों, अनुष्ठानों, आयोजनों में भी दिखाई देती है। माता, पिता, भाई, बहन, चाचा, मामा, ताऊ, फूफा, बुआ, मौसी, मामी, चाची, ताई, भाभी, दादा दादी, नाना नानी आदि रिश्ते नाते से संबंधित औपचारिक और अनौपचारिक प्रयोगों को बच्चा अपने बचपन में ही सीख लेता है। उम्र को सम्मान देते हुए बुजुर्गों की हैसियत परिवारों में ऊपर चली आ रही है। ससुराल और सास ससुर लड़की के लिए कष्टदायी माने जाते रहे हैं। सास बहू के रिश्तों की कटुता देश भर में पुराने जमाने से प्रसिद्ध रही है। अधिकांश भारतीय भाषाओं की लोकोक्तियों, लोकगीतों, मुहावरों और गालियों में इस स्तर पर समानता देखने को मिलती है। साझा सामाजिक सोच भारतीय जीवन की विशेषता रही है, जो भौगोलिक दूरियों और राजनीतिक भिन्नताओं के बावजूद इसे एक देश का स्वरूप प्रदान करती रही है। सामंतीय समाज व्यवस्था और जाति व्यवस्था के चलते गरीब अमीर के बीच बहुत बड़ी खाई यहाँ के सामाजिक इतिहास का अंग रही है। औपनिवेशिक गुलामी, साम्राज्यवादी शोषण की मार पूरे समाज ने झेली है। इन सब के चलते दूर दूर के लोगों की अनुभूतियों में भाषाई दूरी के बावजूद साझेदारी रही है। परिणामस्वरूप लोकजागरण और सामाजिक परिवर्तन की आकांक्षा और संघर्ष की भी साझी विरासत रही है। मध्यकाल में भक्ति के प्रसार की भावना के उदय और प्रसार ने पूरे देश को सामंतवाद के विरोध और जाति पाति को तोड़ने के लिए प्रेरित किया था, और आधुनिक काल में ये प्रेरणा प्रदान की नवजागरण तथा मुक्ति की आकांक्षा ने परिणामस्वरूप भारतीय भाषाओं में समाज सुधार और परिवर्तन, नवजागरण और स्वाधीनता की चेतना, आत्मसम्मान और राष्ट्रीयता की भावना की समानता भावबोध और भाषा दोनों के स्तर पर दिखाई देती है। शब्दावली, कथ्य और अभिव्यक्ति शैली की यह समानता विभिन्न भारतीय भाषा क्षेत्रों को एक दूसरे के निकट ले आती है। भक्ति के गीत हो, प्रार्थनाएं हो या देश प्रेम की कविता, स्वर और शब्दावली में व्यापक रूप से निकटता दिखाई देती है। परिवार और समाज को छोड़कर संन्यास लेने का भाव हो या पारिवारिक जीवन के संघर्ष का या देश की आज़ादी के लिए मर मिटने का, सभी में भारतीय सोच की समानता देखने को मिलती है। आज़ादी के बाद हुए सामाजिक परिवर्तनों के कारण पारिवारिक जीवन में आए बदलावों ने शहरीकरण, नौकरी, विदेशों में प्रवास, शिक्षा के प्रसार, न्यूक्लियर परिवार आदि के चलते नए बदलावों ने इन भाषाओं को नई अभिव्यक्तियां प्रदान की है। रहन सहन की संस्कृति और रीति रिवाजों में नए ढंग के बदलाव आए हैं। भारतीय भाषाओं की सामाजिक सांस्कृतिक निकटता को दो उदाहरणों से बहुत अच्छी तरह से समझा जा सकता है। ये उदाहरण वस्तुतः दो अनुवादों के हैं। फारसी के विश्व प्रसिद्ध कवि उमर खयाम के अनुवादों का 19वीं और 20वीं सदी के पूर्वार्ध में दुनिया भर में जबरदस्त सिलसिला चला। भारतीय भाषाओं में हुए इन अनुवादों में सूफी शब्दावली और अद्वैत प्रभाव समान रूप से दिखाई दिया, जबकि बड़ी तादाद में ये अनुवाद फिट्जेरल्ड के रुबाइयात ऑफ उमर खयाम के आधार पर किए गए थे, जिसमें खयाम को बिल्कुल दैहिक और सांसारिक धरातल पर प्रस्तुत किया गया था। इसी प्रकार शेक्सपियर के नाटकों के विभिन्न भारतीय भाषाओं में हुए अनुवादों के बारे में लोग ताज्जुब करते हैं कि अलग अलग भाषाओं के अनुवादक एक दूसरे से संपर्क और संवाद करके अनुवाद तो नहीं करते, फिर भी विभिन्न भाषाओं में हुए इन अनुवादों में शब्दावली की इतनी समानता कैसे है? शब्दावलीगत यह समानता वास्तव में समान रूप से महसूस करने, सोचने और आचरण व्यवहार की समानता का परिणाम है। रोजमर्रा के जीवन, व्यवसाय, व्यापार, जन्म, मृत्यु, विवाह, उत्सव, त्योहार आदि के तौर तरीकों की सामूहिकता में यही समानता दिखाई देती है। भारतीय भाषाओं में मौजूद कहावतों, मुहावरों की अर्थगत समानताएं और कभी कभी भाषागत समानताएं इन भाषाओं की भावनात्मक निकटता, एक तरह से सोचने और महसूस करने के ढंग को सिद्ध करती हैं। संस्कृति के कुछ अन्य आयाम भी हैं जो भाषा से संबंधित है। इन आयामों के अंतर्गत मिथक, जातीय स्मृति, इतिहास, साहित्य और सामाजिक आंदोलनों को शामिल किया जा सकता है। आगे हम इन सभी संदर्भों में भारतीय भाषाओं की स्थिति पर विचार करेंगे। 3.5 मिथक, जातीय स्मृति और भाषा। मिथक आमतौर पर प्रकृति में मूलतः धार्मिक और प्राकृतिक अथवा ब्रह्मांड संबंधी परिघटनाओं का वर्णन करने की दृष्टि से विशिष्ट समूह द्वारा कही गई परंपरागत अज्ञात लेखक की कथा होती है। कुछ व्यक्ति भी मिथक बन जाते हैं। वे किसी समाज और संस्कृति की पुराकथा, मैथोलॉजी की परस्पर संबद्ध कथाओं का अविभाज्य अंग होते हैं। इन्हें सांस्कृतिक मिथक, कल्चरल मैथोलॉजी कहा जाता है।
उदाहरण के लिए रामायण में अहिल्या का प्रसंग। यूनानी पौराणिक कथाओं में हरक्यूलिस का मिथक है। आमतौर पर मिथकों में विश्व की रचना और मानव के जन्म मरण संबंधी निर्णय और मृत्यु के बाद मनुष्य की गति आदि से संबंधित अलौकिक वर्णन होते हैं। आदम और हव्वा तथा उनके द्वारा सेब खाने की कथा जैसे मानव के जन्म की व्याख्या करने वाले मिथक अक्सर सांस्कृतिक समूह पर केंद्रित होते हैं। मिथकों में बड़ी तादाद में देवी देवताओं की कथाएं और अन्य अलौकिक शक्तियों की कथाएं होती हैं। इनमें विशेष तौर पर विभिन्न युद्ध और साहसपूर्ण कृत्यों की कथाएं शामिल होती हैं। पुरा कथाओं, दंतकथाओं, लेजेंड्स और नीति कथाओं, फेबल्स में अंतर करना होगा। दंतकथाएं मुख्य रूप से मानव नायक पर अधिक तथा अलौकिकता पर कम केंद्रित होती हैं। नीति कथाएं अपनी प्रकृति में शिक्षापरक होती हैं और उनमें आमतौर पर कोई न कोई संदेश होता है। नीति कथाओं में ज़्यादा पशुपात्र होते हैं। पुरा कथाओं की भाषा आमतौर पर दंतकथाओं और नीति कथाओं की भाषा की तुलना में अधिक सघन होती है और इन कथाओं की अनेक व्याख्याएं संभव होती हैं। पुरा कथाएं जातीय स्मृति से उपजती हैं, इसलिए उनमें कोई आद्य रूप, आर्केटाइप्स, आदर्श होता है जो मनोविज्ञान विश्लेषक C.G. युंग के अनुसार मानव जाति के अवचेतन मन से जुड़ा होता है। हम जब भाषा का इस्तेमाल करते हैं और विशेष तौर पर सृजनात्मक साहित्य में, तो अचेतन मन में संग्रहीत स्मृतियां अपने आप प्रस्फुटित हो जाती हैं। अचेतन मन एक हद तक सार्वभौमिक होता है, इसलिए विभिन्न सभ्यताओं की पुरा कथाओं में उल्लेखनीय समानताएं नजर आती हैं। मिथक और भाषा में रोचक अंतर्संबंध है। सभी मानव समाजों में पुरा कथाएं विद्यमान हैं और ये महान सृजनात्मक साहित्यिक रचनाओं को आधार प्रदान करती हैं। जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, मिथक प्रतीकात्मक कथाएं होती हैं। इन कथाओं की हमारे समय के लिए उपयुक्त और भौतिक एवं प्राकृतिक विज्ञानों की खोजों से प्राप्त सार्वभौमिक सत्य के मुख्य व्याख्या होनी चाहिए। किंतु व्याख्या पुनर्व्याख्या के माध्यम से मिथकों को खोलने उभारने के इस प्रयास का यह अर्थ कदापि नहीं है कि मिथक असत्य और मनगढ़ंत कथाएं होती हैं। मिथकों में कालजयी यथार्थ घनीभूत होता है। पुरा कथाएं हमारी भाषा को कई प्रकार से प्रभावित करती है। इनसे हमें अनेक संकेत, अलूजन्स, लोकोक्तियाँ, सूक्तियाँ प्राप्त होती हैं। इसके अलावा, जैसा कि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है, ये नई साहित्यिक रचनाओं का चिरस्थायी स्रोत हैं। हमारे साझे अनुभव का हिस्सा न होने के कारण पुरा कथाएं बहुत विचारोत्तेजक और प्रभावपूर्ण होती हैं। सृजनात्मक प्रतिभाशाली लेखकों द्वारा समकालीन स्थितियों की व्याख्या में इनका बहुत ही सर्जनात्मक उपयोग किया जाता है। भारतीय भाषाओं की पारस्परिक निकटता का प्रधार यही साझी जातीय स्मृति है। विभिन्न भाषाओं को पुरा कथाओं, मिथकों और प्रतीका की साझी विरासत मिली है जो उनको बोलने वालों के रोजमर्रा के जीवन, भावबोध, उत्सव, त्योहारों, ललित कलाओं में संगीत, नृत्य, नाट्य, चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य और साहित्य में युग युगों से चली आ रही है। हिमालय, गंगा, यमुना, नर्मदा, कावेरी, शिव, शक्ति, राम, कृष्ण, गणेश, अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, कर्ण, दुर्योधन, शबरी, हनुमान, ओम, बुद्ध, महावीर, पीपल, नारियल आदि अनेक मिथक प्रतीक हमारी भाषाओं में इतने घुले मिले हैं कि संरचनागत विविधताओं के भीतर निकटता उत्पन्न करते हैं। 3.6 भाषा और सामाजिक राजनीतिक आंदोलन। भाषा का सामाजिक राजनीतिक आंदोलनों के साथ घनिष्ठ संबंध है। उदाहरण के लिए, भारत का स्वाधीनता आंदोलन राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी के प्रचार प्रसार से घनिष्ठ रूप से संबंधित था। हिंदी को सीखना और सिखाना स्वाधीनता आंदोलन का अंग था। महात्मा गांधी हिंदी को एकता और सुलभता के एक साधन के रूप में राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे। दक्षिण भारत के चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जैसे नेताओं ने गांधी के साथ भी हिंदी का प्रचार प्रसार करने का प्रयास किया। वह दक्षिण भारत में हिंदी के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से स्थापित दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। आज़ादी के बाद भारत के कुछ हिस्सों के लोगों ने स्वयं को अपनी मातृभाषा के साथ जोड़ा और उन्हीं के द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं के आधार पर वे पृथक राज्य चाहते थे। इसलिए राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया गया और 1956 में राज्यों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण किया गया। व्यक्ति की अपनी भाषा के प्रति निष्ठा का मामला एक भावात्मक मुद्दा है। आज़ादी की लड़ाई में लोगों को भाग लेने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए सभी भारतीय भाषाओं में कई प्रेरक गीत और नारे बनाए गए। मोहम्मद इकबाल, रवींद्रनाथ टैगोर, सुब्रमण्यम भारती, बल्लतोल आदि के गीतों ने लोगों को प्रोत्साहित किया। पूरा का पूरा देश, सारे जहां से अच्छा, इकबाल, विदुलय विदुलय जैसे गीतों से गुंजायमान हो गया था। उद्धरण चिन्ह। राजनीतिक आंदोलनों में लोगों को प्रेरित करने के लिए नारों में प्रयुक्त भाषा एक अन्य महत्वपूर्ण पक्ष रहा। वस्तुतः क्रांति की जय हो की भावना को व्यक्त करने वाले सुप्रसिद्ध नारे, इनकलाब जिंदाबाद, को भारत में भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने वाले प्रत्येक व्यक्ति ने अपनाया। कई सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों को बढ़ावा देने के लिए भारत की सभी क्षेत्रीय भाषाओं में इसी प्रकार के अनेक नारे देखे जा सकते हैं। इस तरह नारे आम लोगों की भाषा का हिस्सा बन गए और इनमें कई तरह की निकटता देखी जा सकती है।
3.7 दर्शन साहित्य और ज्ञान परंपरा। भारतीय भाषाओं की साझी विरासत का एक महत्वपूर्ण अंग है दर्शन साहित्य और ज्ञान परंपरा। पीछे चर्चा की जा चुकी है कि वेद, उपनिषद, रामायण और महाभारत की परंपरा सभी भारतीय भाषाओं को मिली है। स्वाभाविक है कि उनमें ज्ञान विकास की विभिन्न दिशाओं में भी निकटता दिखाई देती है। शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, रामानंद, वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य, गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, विवेकानंद, नारायण गुरु न केवल उत्तर दक्षिण के बल्कि पूरे भारत को ज्ञान के क्षेत्र में निकट लाते हैं। आज का भारतीय साहित्य और दार्शनिक चिंतन उनका समान रूप से ऋणी है। इसी तरह भारतीय भाषाएं मुनि अगस्त्य और पाणिनि की भी ऋणी हैं। लोक ज्ञान, पॉपुलर विजडम हो या आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति, सिद्धांत और व्यवहार की निकटता सभी भारतीय भाषाओं में दिखाई देती है। 3.8 सारांश। इस इकाई में आपने समाज, भाषा विज्ञान और संस्कृति की दृष्टि से भारतीय भाषाओं की स्थिति के बारे में जानकारी हासिल की है। इसमें समाज, भाषा और संस्कृति के अंतर्संबंध के बारे में जानकारी प्राप्त करते हुए आपको ये भी पता चला कि समाज भाषा विज्ञान क्या है। अब आपको ये स्पष्ट हो गया है कि समाज, भाषा और संस्कृति परस्पर अभिन्न रूप से संबद्ध होते हैं। भिन्न भिन्न भाषाओं की मौजूदगी के बावजूद कोई समाज सांस्कृतिक रूप से एक इकाई हो सकता है। उसकी विभिन्न भाषाओं की विविधता के बीच कई तरह की एकता दिखाई दे सकती है। भारतीय समाज में कई भाषा परिवारों की भाषाएं मौजूद होने पर भी उनके बीच भाषिक और सांस्कृतिक एकता विद्यमान है। अलग अलग भाषाएं बोलने वालों के पारिवारिक जीवन, रीति रिवाज आदि में तरह तरह के अंतर के बावजूद ऐसी समानताएं मौजूद हो सकती हैं जो उन सबको एक व्यापक देश का सदस्य सिद्ध करती हैं। आपने ये भी पढ़ा कि मिथक और जातीय स्मृति को लेकर विभिन्न भारतीय भाषाओं में एकता के अनेक तत्व मौजूद हैं। परिणामस्वरूप सामाजिक, राजनीतिक और बौद्धिक परंपरा का वहन ये भाषाएं एक तरह से करती रही हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पार्ट के साथ।